नमस्कार मित्रों, मैं जेपी। आप देख रहे हैं न्यू विजन आईसीएस की यूट्यूब चैनल पर। आपके सामने स्लाइड पे दिख रहा है न्यूज़पेपर की कटिंग। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण करेंट अफेयर के साथ साथ मित्रों, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण का हम आपको पूरी की पूरी खबर देते रहेंगे। तो वो खबर जो आज की न्यूज़पेपर में आई होगी उसकी सुर्खियां आपको तुरंत अपडेट कराएंगे। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम लोग करेंट अफेयर। आइए हम लोग बात करते हैं आइए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी आज की सुर्खियां हैं न्यूज़पेपरों की। तो प्रथम देखा जाए न्यूज़पेपर की सुर्खियों पे। न्यूज़पेपर की सुर्खियां यह है, पहला है कि वैश्विक नेताओं के स्वागत के लिए भारत तैयार है। ठीक है, भारत तैयार है। जकार्ता से लौटते ही पीएम मोदी ने लिया G20 शिखर सम्मेलन के इंतजामों का जायजा। कहने का मतलब है कि अभी जल्द ही में जकार्ता में कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम है आसियान सम्मेलन। हुआ था 6 और 7 तारीख को खत्म करने के बाद देर शाम को नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पहुंचे और जहां पे प्रगति मैदान पे 9 और 10 सितंबर को होने वाला G20 सम्मेलन का जायजा लिया। और जायजा लिया और कितने बेहतरीन तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से देखिए सजाया गया है, बनाया गया है। ये आज के न्यूज़पेपर में है आज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए देखते हैं। देश की विभिन्न भाषाओं के मूल में है भारत। कहने का मतलब है कि भारत और इंडिया के नाम को लेकर के देश में बड़ा विवाद चल रहा है कि भारत के स्थान पे जो इंडिया लिखा गया है या भारत या इंडिया लिखा गया है, इंडिया को भारत सरकार चाहती है को हटा दिया जाए और उसके स्थान पे केवल भारत रखा जाए। दरअसल बात है कि सब धर्म और मजहबी का खेला है। आइए इस पे हम लोग बात करेंगे। बता रहे कि G20 के आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, क्योंकि इसके पहले लिखा जाता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। अभी लिखा गया है कि भारत की प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इस पे देश के लोगों ने, विपक्षी लोगों ने एक बड़ा विवाद डाला है। ठीक है, और लिखे होने के बाद में भारत बनाम इंडिया का विवाद क्या है, छिड़ गया है। भारत में विवाद छिड़ गया हुआ है। इसकी सुर्खियां हेडलाइंस में आपको दिखने को मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेशी मेहमानों के लिए स्वागत के लिए राजधानी तैयार है। एलजी साहब ने कहा कि हमें विदेशी मेहमान जो हमारे यहाँ G20 सम्मेलन के लिए आ रहे हैं उनके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। देख रहे हैं कितनी जबरदस्त फोर्स लगाई गई, कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी का व्यवस्था किया गया है। लिखा भी है कि सुरक्षा, स्वच्छता व सुंदरीकरण की अंतिम तैयारी के लिए किया गया जायजा। कि नरेंद्र मोदी ने किया जायजा। अगली बात यहाँ पे है कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के, ठीक है ना, हवाले नई दिल्ली को दिया गया। देख रहे हैं कितनी बड़ी सुरक्षा दिया गया, यहाँ से लेकर ये सारी व्यवस्था दिया गया है। ठीक है ना, ठीक है कुछ, ठीक है। गुणवत्ता में सुधार के बावजूद भी दिल्ली को नसीब नहीं हुई अच्छी हवा। हाँ, लगातार जो है कि दिल्ली प्रदूषण के मामले में घिरी हुई है और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। लाख कुछ करने के बावजूद भी क्या है कि इसको सुरक्षित हवा नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि प्रदूषण को लेकर के बड़ा खतरा जारी है। और अभी हाल ही में नवंबर और दिसंबर के समय में एक बहुत बड़ा खतरा अक्सर देखा गया है। तो अच्छी गुणवत्ता, अच्छी हवाएं नहीं मिल पा रही है। ये आज के न्यूज़पेपरों में है। ठीक है, सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ रही है कि अमेरिकी गायिका मैरी मिलवेन प्रधानमंत्री मोदी को सराहा। इसका मतलब है कि अमेरिका में निवास करने वाली, हालांकि वो अफ्रीकी लड़की है। अफ्रीकी लड़की अमेरिका में रहती है, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी को क्या है कि G20 सम्मेलन के लिए क्या किया, उन्होंने सराहना दिया है कि बहुत अच्छी स्वागत किया है। ठीक है, ये रही आपके जकार्ता में बनी घोषणा पत्र पर सहमति। नई दिल्ली सम्मेलन पर नजर। देख रहे हैं कि आसियान सम्मेलन 2023 में हुआ था। कै तारीख को 6 से लेकर 7 सितंबर को आसियान सम्मेलन में जो है कि भारत को भी बुलाया गया था। हालांकि भारत आसियान सम्मेलन का भाग नहीं था, लेकिन एक मेहमान के रूप में, मेहमान नवाजी के रूप में कई देशों को बुलाया गया था। आइए हम लोग इसकी जायजा देखें, आइए हम लोग इसका जायजा करें। कहाँ पे हुआ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 6 से 7 सितंबर को आसियान सम्मेलन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आसियान क्या है कि देख रहे हैं कि आसियान एसोसिएशन ऑफ द साउथ एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त
67 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी और वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 देश सदस्य हैं। यानी कि आसियान में कितने देश सदस्य हैं? 10 देशों के सदस्य हैं। कुछ और भी बातें, आसियान समेत 2023 में सम्मिलित अन्य देश भी चीन है, रूस है, अमेरिका है, जापान, भारत तथा दक्षिणी कोरिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को भी क्या है कि मेहमान नवाजी के रूप में, मेहमान के रूप में इन्हें बुलाया गया था। इसी में से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे और पहुंचने के बाद सम्मेलन खत्म होने के बाद देर शाम तक पहुंचे और दिल्ली में जाकर के क्या किए, जायजा करवाए G20 सम्मेलन के लिए, जो हमारे देश में 9 से लेकर 10 सितंबर को G20 सम्मेलन दिल्ली की प्रगति मैदान में होने जा रहा है। आइए कुछ और भी खास खबरें देखें कि चुनाव से पहले तीस्ता जल बंटवारे पर मोहर चाहती हैं शेख हसीना। वाह, शेख हसीना बड़ी है, ठीक है ना। शेख हसीना कौन है? तो वही शेख हसीना, बंगाल के, क्या नाम है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और ये चाहते हैं कि जो तीस्ता नदी की सहायक नदियाँ, जानते हैं कि वो आपकी वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जिसपे विवाद चल रहा है। इस विवाद को लेकर के चाहते हैं कि विवाद को निपटारा हो, कब? चुनाव से पहले। हमारे यहाँ चुनाव भी होने वाला है मार्च के महीने में, ठीक है। आइए कुछ और खास बातें देखते हैं, ठीक है। लिखा गया है कि पीएम हसीना कई अन्य देशों के प्रमुख से मिलेंगे, इसी मुद्दे पे मिलेंगे। आइए कुछ बात है कि साल 1976 में गंगा के पानी पर हुए समझौते के बाद में तीस्ता के पानी के बंटवारे की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया और तब से यह मुद्दा लगातार विवादों में है। और साल 1883 में तीस्ता के पानी पर बंटवारे को लेकर के एक समझौता हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% तीस्ता के पानी को इस्तेमाल करने का हक मिला था। इसी विवाद को लेकर के जाते जाते क्या है कि शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के बीच में जो कुछ वार्ता है, उन्होंने कहा कि मैं अन्य देशों से भी बात करूंगी कि इस मुद्दे को क्या है समझौता किया। अच्छी बात है, मुद्दा झगड़ा अच्छी बातें नहीं है, तो मुद्दा को सुलझ जाए और सहमति हो जाए तो ठीक है। हमारे पड़ोसी देश है और हमेशा पड़ोसी देशों के साथ मिलकर रहना चाहिए। आइए कुछ और भी देखते हैं सुर्खियां, ठीक है। इसी की बात करते हैं कि तीस्ता नदी की बात। तीस्ता नदी का उद्गम भारत के सिक्किम में राज्य में कांगेस ग्लेशियर के पास चरामू झील से होता है और यह भारत से निकलने के बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, और ये नदी है, ये बंगाल की खाड़ी का इलाका, और यहाँ से नदियाँ भारत नदियाँ आने वाली हैं, और ये सब आपका ब्रह्मपुत्र नदियाँ है। जो आपका ब्रह्मपुत्र नदियाँ ग्लेशियर से निकलती है, किस ग्लेशियर? तो मानसरोवर ग्लेशियर, आप तो जानते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि भारत में गर्माहट यहाँ पर है। सनातन धर्म के आगामी सिद्धांतों पर टिप्पणी की थी उदयनिधि ने। उदयनिधि क्या, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। इन्होंने सनातन धर्म के बारे में क्या है टिप्पणी किया। टिप्पणी क्या थी ये समझते हैं। टिप्पणी वह थी कि इन्होंने कहा था कि भारत में जितने भी धर्म विद्यमान है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, इत्यादि इत्यादि, इन धर्मों का कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि ये देश में ही पैदा हुए और विदेशी में। जैसे इस्लाम धर्म अरब से आता है, ईसाइयों का धर्म यूरोप से होता है, और अन्य धर्मों का पता लगता है अलग अलग देशों से। अगर बौद्ध की बात करें तो इसी भारत में पैदा होता है, भारत का धर्म है, और जैन धर्म भी इसी भारत का देश है। लेकिन उन्होंने कहा कि तब हिंदू धर्म किस देश का है, ये कहाँ से आया है, इसका क्या मूल है, हिंदू धर्म को किसने पैदा किया, सनातन धर्म को किसने पैदा, उसका पैगंबर कौन है, कुछ भी पता नहीं चलता। इसी टिप्पणी इसीलिए इनको क्या नाम है कि इनको उदयनिधि के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और मोटा भाई का मानना है कि ये लोग हिंदू धर्म के विरोधी हैं, नहीं मानते हैं, ठीक है। ये विवाद देश पे जोरा पकड़ लिया है। ये है आपके अगला है, अगली सुर्खियों में कहा कि कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म और आस्था को चुनौती नहीं दे सकता। कौन? स्मृति ईरानी। वाह, बताइए। स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म को कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में क्या कर सकता है, इसे चैलेंज नहीं दे सकता है, चुनौती नहीं दे सकता है। आइए कुछ मोदी भी कुछ कहता है, कुछ योगी भी कहेंगे, आइए देखते हैं। तो योगी साहब ने कुछ कहा है कि सूरज पर थूक रहे हैं सनातन की निंदा करने वाले योगी। अर्थात जो हमारा धर्म सनातन धर्म है वो सूर्य से भी बड़ा है, और सूर्य पे थूकने के समान, अगर जो निंदा करता है वो सूर्य के थूकने के बराबर है, सूर्य पे थूका नहीं जाता है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने बताया। कुछ और भी सुर्खियां हैं, चलते हैं, हम आपको बिहार लेके चलते हैं। और बिहार में नीतीश कुमार और लालू के बीच में कुछ बातें हो रही हैं। नीतीश और लालू क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि नीतीश का बड़ा
दिल ही निकाल पाएगा राह। सही बात है। अभी हाल ही में जो इंडिया नामक महासंगठन संगठन हुआ है या कैसे महागठबंधन हुआ है, उस महागठबंधन में जा करके कोई किसी का बड़ा दिल होगा, वही जो है कि उसे क्या कर सकता है, उसमें शामिल होकर के और देश के हित के लिए काम करेगा। ये दोनों वो लोग बात बोल रहे हैं, ये है नीतीश और ये हैं लालू, जेडीयू के नीतीश, और ये तो आप तो जानते ही हैं लालू जी को, कौन नहीं जानता है दुनिया में। ठीक है, आइए कुछ बात करते हैं। सरकार के अनुरोध पर इंडिया को भारत नाम देगा संयुक्त राष्ट्र। यूएनओ की बात करते हैं। अब ये मैटर हमारा जो हमारा भारत और इंडिया का जो था, इंडिया इज भारत का जो मैटर है, वो अब हमारी सरकार कहाँ लेके जा रही है, अब यूएनओ में लेके जाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा गया, यूएनओ से बात किया कि हम भारत के जगह पे जो इंडिया था इसको खत्म करना चाहते हैं, भारत ही रहेगा। इसके लिए इन्होंने बताया कि आपके भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद को लेटर लिखना होगा यूएनओ के सचिव को, यूएनओ के महासचिव को, तब जाकर के उन्होंने कुछ वार्ताएं और टिप्पणी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात भी आए पढ़ते हैं। सरकार के अनुरोध पर इंडिया को भारत बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया, लेकिन इसके लिए भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर प्रसाद को, विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर प्रसाद को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक पत्र लिखना होगा और संयुक्त राष्ट्र इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। क्या है, क्या सही है, क्या गलत, ये बातें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री ममता चाहें तो राजभवन के अंदर भी दे सकती हैं धरना। अभी क्या मैटर आ गया है, धरना देने की बात कर रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहाँ की ममता बनर्जी हैं, तो पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी। आइए हम लोग बात करेंगे। तो बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सेवी आनंद, ये है आपके डॉक्टर सेवी आनंद बोस ने कहा है कि ममता जी चाहे तो बाहर या चाहे तो अंदर, राजभवन के अंदर धरना दे सकती है। धरना देने का कारण क्या बना, तो अभी हाल ही में ये साहब डॉक्टर सेवी आनंद ने राज्यपाल आनंद ने विश्वविद्यालय में कई कुलपतियों की नियुक्ति कर डाला, और कई कुलपतियों की नियुक्ति के कारण पर उन्होंने कहा कि उचित ढंग से नहीं किया गया है, मैं इसके लिए क्या करूंगी, धरना प्रदर्शन दिखाऊंगी, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये क्या राजभवन के बाहर करने की बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, टिप्पणी किया कि चाहे तो आप अंदर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सुर्खियों में। आदित्य एल 1 ने ली सेल्फी पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें भी खींची। कहने का मतलब है कि क्या है कि आदित्य एल की जो है कि हमारे इसरो ने जो भेजा है, हमारा इसरो ने भेजा हुआ है, सूर्य की वातावरण के बारे में पता लगाना कि सूर्य की जो वातावरण है उसकी आभा कितनी है, वो गर्म कितना हो रहा है, इसे पता लगाने के लिए भेजा गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि उसने ली सेल्फी, किसकी, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की तस्वीरें वहां से क्या है कि सेल्फी लिया, भेजा और भेज करके हमारे इसरो को भेजा है, जिसकी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जिसकी खबर मैं, यह सब आज के पेपर में 8 सितंबर 2023 के न्यूज़पेपर में है। बंगाल में मंत्री और विधायकों का वेतन 40,000 रुपया प्रति माह बढ़ गया। रे क्या बात है। ठीक है, 40,000 रुपया प्रति माह बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ने वाला, किसका बढ़ने वाला है, किसका, बंगाल में मंत्री और विधायकों का। ठीक है ना, चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सबसे बड़ी दुर्घटना वाली बात है कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में, जो वाराणसी का संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो हिंदू मठों का, सबसे बड़ी बात है कि उसके वर्चस्व है, वो अध्ययन कोर्स में महज एक आवेदन आया, अर्थात कैसे जो MA का लड़का था, एक एडमिशन हुआ है हिंदू शास्त्र पढ़ने के लिए। बड़ी खतरनाक स्थिति चल रही है। लिखा भी गया है कि वाराणसी में स्थित संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन में केवल एक छात्र का एडमिशन हुआ, जो कौन सा छात्र था, वो MA का छात्र था। ठीक है, आज की न्यूज समाप्त। अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर पे। आज के सुर्खियों में हम लोग करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सुर्खियां नंबर 1 है कि एक देश एक चुनाव, जो भारत में सबसे ज्यादा गंभीर होता जा रहा है मुद्दा, इस पर भी क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो लिखा है कि पंचायत से लोकसभा तक एक चुनाव, पंचायत से लोकसभा तक एक चुनाव। ठीक है, कितनी बड़ी हानि हो सकती है, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी सुर्खियां है कि 10 सितंबर 2020 को सम्मेलन में RBI अपने 5 उत्पादों को दुनिया के सामने रखेगी। इस पर बात करेंगे, आखिर कौन सी G20 सम्मेलन में RBI ऐसे 5 अपने उत्पादकों को क्या रखने वाली, इस पर हम लोग बात करेंगे। आइए
देखेंगे। दूसरी बात है कि ब्रिक्स से लेकर के ब्रिक्स और ब्रिक्स से अब ब्रिक्स प्लस की यात्रा पर है। आखिर क्या बात है, पहले ब्रिक्स फिर ब्रिक्स प्लस की यात्रा लेने जा रहा है, आखिर क्या हो जाए, इस पर हम लोग बात करेंगे आज की रही सुर्खियां। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि गीतिका श्रीवास्तव को क्या, गीतिका श्रीवास्तव कौन है, इन्हें पाकिस्तान का एक उच्च पदवी मिलने जा रही है, वो कौन, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के पड़ाव पे, देखते हैं कि एक देश एक चुनाव में क्या है सुर्खियां इसके कि पंचायत से लोकसभा तक एक साथ चुनाव क्या है भैया। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्य वाली एक समिति का गठन किया है। एक समिति का गठन किया गया है और एक समिति की गठन में अध्यक्षता कौन करेगा, ये आपको है। पहली बात ये समझा जाए कि 8 सदस्य वाली क्या है, तो 8 सदस्य क्या है, हाल ही में देश में भारत और इंडिया को लेकर के जो विवाद चल रहा है, भारत सरकार चाहती है कि इंडिया का जो नाम है वो हट जाए, केवल भारत ही रहे। इस पर एक कमेटी बनाई गई है और एक 8 कमेटी बने, जिस कमेटी में 8 सदस्य हैं। उसके बाद ऊपर एक अध्यक्ष हैं, वो कौन से अध्यक्ष हैं, तो आंसर में आपको दिखेगा कि अध्यक्ष हैं आपके अध्यक्ष साहब, ठीक है, रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है। रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है, उस अध्यक्षता करेंगे और 8 कमेटियां बनाई गई है। वो 8 कमेटियां इस प्रकार के हैं, आइए देखते हैं। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार ने एक अध्यक्ष और 8 सदस्य वाली एक कमेटी का गठन किया गया है। अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे और 8 सदस्य वाली कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन है, गुलाम नबी पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह और पूर्व लोकसभा सचिव, ठीक है, पूर्व लोकसभा सचिव सुभाष सी कश्यप और हरीश साल्वे तथा संजय कोठारी को क्या है कि इस 8 सदस्य वाली टीमों में क्या है सदस्य बनाया गया है। आइए कुछ बात देखते हैं कि एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन में क्या फायदा और क्या हानियां होने वाली है, इस पे हम लोग बात करेंगे। एक देश एक चुनाव में फायदे पहले गिना लिया जाए, क्योंकि अक्सर सभी लोग फायदे में रहते हैं। फायदा नंबर 1 ये होने वाला है कि देश में हर जगह पे चुनाव होते हैं और हर जगह में चुनाव होते हैं तो जनता कहीं ना कहीं या कर्मचारी कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, जिससे काम विवादित होता है। हाँ, इसको हम स्वीकार कर लिए। दूसरी बातें हैं कि काले धन सामने आएंगे। ऐसा सरकार ने कहा कि अगर एक ही बार चुनाव होगा तो जो काला धन है देश में सबका सामने आ जाएगा। ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप लोगों ने क्या कर दिया था, आपने क्या है कि नवंबर 2016 में काले धन की बात किया और नोटबंदी भी किया, लेकिन उस नोटबंदी से एक भी काला रुपया नहीं वापस आया, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल अगला है, चुनाव से देश में आर्थिक भार अधिक होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि देश में चुनाव होने के नाते आर्थिक बोझ होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, जनता का पैसा जनता में खर्च किया जा रहा है, कोई बुरा नहीं है बहरहाल। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा तब होगा जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, एक देश एक चुनाव होगा। आइए कैसे कहते हैं कि इसकी हानियों पे बात करते हैं। इस देश में क्या क्या हानियां हो सकती है, लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा। ऐसा किसी भी देश में लोकतंत्र में नहीं होता, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। वो और बातें हैं कि कुछ देशों में हुआ है, ऐसा भी है, लेकिन वो लोकतांत्रिक देश नहीं। दूसरी बात करेंगे कि देश का पूरा पावर केंद्र के पास चला जाएगा, पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा। देखिए अभी हाल ही में परसों की न्यूज में था, द हिंदू ने लिखा है कि ऐसा अगर होता है तो पूरा का पूरा जो पावर है, पूरी की पूरी जो पावर है वो केंद्र में चली जाएगी या किसी एक विशेष व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। संविधान में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा। तो पहली बात है कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा और राज्य में चुनाव होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या होते हैं चुनाव, तो इनमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा कि लोकसभा में चुनाव और राज्यसभा में दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। ये बड़ी समस्या है हमारे लिए। आइए कुछ और भी बातें को समझे। तो कहा गया है कि लोकसभा राज्यसभा का एक चुनाव अलग अलग करना होगा और इसके लिए अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। सर, अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा।
दूसरी बात है कि अनुच्छेद 2 में संसद राज्य को संघ में मिलाना पड़ेगा। देखिए अनुच्छेद 2 में कहा कि संसद राज्य को संघ में मिला सकता है। देखिए आर्टिकल हमारा 2 कहता है कि किसी भी राज्य को यदि अपने यहाँ अधिग्रहण करना है, जाना है, तो आप राज्य को मिला सकते हैं। सपोज दैट ये मान लीजिए कि अभी हाल ही में 4 महीना चुनाव हुआ है, उसके बाद किसी राज्य को हमको मिलाना पड़ गया, तो मिला तो लेंगे, लेकिन उसका चुनाव कैसे कराएंगे? हम उसे 5 साल तक वेट करेंगे, इंतजार करेंगे? ऐसा तो नहीं ना, ये समस्या है। आज दूसरी बात मुद्दे देखते हैं कि अनुच्छेद 3 भी कहता है कि हम किसी भी राज्यों को किसी भी राज्य से या 2 राज्य से एक राज्य अलग राज्य बना सकते हैं, या एक ही राज्य से दूसरे राज्य हम लोग बना सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें जो चुनाव की बातें आएगी, तो क्या चुनाव हम क्या है 5 साल वेट करना पड़ेगा? ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, आई दूसरी बातें हैं। तीसरी बातें हैं कि अनुच्छेद 85 टू ख के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर दे, और लोकसभा भंग करने के बाद चुनाव की जरूरत पड़ेगी, सरकार होना अस्तित्व में जरूरी है, तो ऐसे दशा में क्या किया जाएगा? हो सकता है कि राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट पहले ही उसे भंग कर दे, तो समस्या बिगड़ जाएगी। अगर ऐसा हो गया, अगर हो भी गया, मान लीजिए कि चुनाव हो भी हो गया लोकसभा का, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी स्थानीय निकाय हैं, इन सभी में चुनाव कराना अनिवार्य हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर तख्ता उलटना पलटना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ये ठीक है, मैं नहीं कहता, ये विशेषज्ञों का कहना है। आइए कुछ और भी बातें देखिए इसके अंदर और क्या होने वाला है। अनुच्छेद 174 टू ख कहता में लिखा गया है कि राज्यपाल 5 वर्ष पहले विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल 5 साल के पहले वह विधानसभा को क्या करता है? भंग कर सकता है। अब जब राज्यपाल क्या है किसी राज्य को भंग कर देगा, तो उसमें चुनाव भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, क्या उसको वेट करना पड़ेगा, या फिर तुरंत सभी में चुनाव कराना पड़ेगा, या लोकसभा राज्यसभा में चुनाव कराना पड़ेगा? ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये बड़ी बड़ी अटकले बातें हैं, केवल राजनीतिक फंडा है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे चल रहा है सरकार वैसे चलने दिया जाए। ठीक, अगली बात कहता है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा कार्य को बढ़ाया जा सकता है। सपोज दैट बदे अगर ऐसा कुछ हो गया तो अब क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। के तहत क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन, अगर राष्ट्रपति शासन लग ही गया किसी कारणवश, तो क्या पुराने फिर तुरंत ऐसा सभी राज्यों में चुनाव करना पड़ेगा? नहीं दोस्त, ये सब गलत बातें हैं। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। हाँ, क्या भारत में इसके पहले एक चुनाव था? हाँ बिल्कुल एक चुनाव था। 1952 से 1957, 1962, 1967, इसी दिन क्या हुआ था कि सभी राज्यों में भारत में एक साथ चुनाव हुआ करते थे, एक साथ चुनाव हुआ करते थे। लेकिन वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। वो दौर अलग था, यह दौर अलग है। वो ठीक है ना, एक गाना है, छोड़िए। और 1968 से लेकर के 1969 से क्या हुआ था, देश में विभिन्न तरीकों से चुनाव होता रहा जैसे आज होता रहा है, वही से मैटर को बिगड़ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 10 सितंबर G20 का सम्मेलन या G20 का सम्मेलन में आरबीआई ने अपने 5 उत्पादकों को दुनिया के सामने रखने जा रही है। तो दुनिया के सामने 5 उत्पादकों में क्या रख रही है, आइए देखते हैं। लिखा गया है, क्वेश्चन एक है कि 10 सितंबर 2023 को भारत के दिल्ली प्रगति मैदान में G20 सम्मेलन में आरबीआई अपने उत्पाद में दुनिया के सामने रखने जा रही है। दुनिया के सामने क्या रखने जा रही है? तो रुपए को रखने जा रही है। क्या है? रुपए नामक एक कार्ड है, आरबीआई का रुपए नामक कार्ड, इस रुपए को रखने जा रही है। ये आपका सही आंसर है। ये आपका कौन सा आंसर है? ये आपका सही आंसर है सी। और आइए देखते हैं कि इसके 5 उपकरण कितने हैं। तो 5 उपकरण सिर्फ यही है। तो आरबीआई के 5 उपकरण, आरबीआई के 5 उत्पाद, यूपीआई, फिक्सन लेंस क्रेडिट प्लेटफॉर्म, वन वर्ल्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी और रुपए, जिसकी बात हम लोग करते हैं। इसके 5 उत्पाद हैं। इसी 5 उत्पाद को आरबीआई G20 सम्मेलन में दुनिया के सामने रखने जा रही है। इन्होंने कहा कि रुपए एक ऐसा है जो आपका
दुनिया के सामने क्या है, टक्कर देगा। दुनिया के सामने जो मास्टर कार्ड और वीजा को क्या करेगा, मात देगा, इसका टक्कर लेगा। मास्टर कार्ड क्या है भैया, तो यह आपका मास्टर कार्ड और क्या है, वीजा। वीजा से क्या लेगा, यह टक्कर लेगा। यह क्या लेगा, टक्कर, यह लेगा टक्कर। ठीक है ना, ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। कौन लेगा, रुपए लेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बात करें। ठीक है, आज की क्लास थैंक यू, धीमे धीमे बढ़ता रहेगा, ये पहला क्लास है।